गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे हम। और ये वीडियो दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों में होगा, यानी कि जो टेक्स्ट होगा इस वीडियो का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये सारे के सारे डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में अलग अलग वीडियोस बनाए थे मैंने इसके प्रीलिम्स एसिस सीरीज में। तो आज हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अभी सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तभी आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं। लेकिन अगर पसंद आए तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा आपके साथ इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, डॉनबास, डोनेस्क, लुहांस्क वर रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट आर दे? डॉनबास, डोनेस्क, लुहांस्क हाल ही में खबरों में थे, वे क्या हैं? ठीक है, तो पहला इसमें ऑप्शन है, डॉनबास इज ए न्यू अर्थ लाइक प्लैनेट डिस्कवर्ड इन नियर बाय गैलेक्सी एंड डोनेस्क एंड लुहांस्क आर इट्स मून्स। डॉनबास एक नया पृथ्वी जैसा ग्रह है जो पास की आकाशगंगा में खोजा गया है, और डोनेस्क और लुहांस्क इसके चंद्रमा है। तो पहला ऑप्शन तो ये है। डॉनबास इज a region in eastern Ukraine with Donetsk and Luhansk provinces in this region. डोनबास पूर्वी यूक्रेन का एक क्षेत्र है, डोनेस्क और लुहांस्क इस क्षेत्र के प्रांत हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है। और तीसरा है, डॉनबास इज ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड बेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन टू वेरिएंट्स, डोनेस्क एंड लुहांस्क। डॉनबास एक उच्च आवृत्ति और बास संगीत वाद्य यंत्र है जो दो प्रकार डोनेस्क और लुहांस्क में उपलब्ध है। और इसमें से आखिरी है डी, नन ऑफ द अबव। डी मतलब इसमें इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब आपको बताना है इनमें से क्या सही आंसर है। ठीक है, तो आपको थोड़े ऑप्शन अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं। जो मैंने आपको गोलान हाइट्स का एग्जांपल दिया था यूपीएससी में, उसमें ऐसे ही ऑप्शंस दिए गए थे कुछ, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। अगर आपको पता है तो बहुत ही आसान है आपके लिए। तो ये हम देख चुके हैं, यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है बी। डॉनबास इज अ रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन विद डोनेस्क एंड लुहांस्क प्रोविंसेस इन दिस रीजन, जिनको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी 2022 में। ठीक है, तो ये हमने देखे थे, आपको पूरा मैप से समझाया था मैंने आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों अलग अलग वीडियोस में। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें मैं आपको एक नया क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, क्योंकि ये रीजन्स की बात हो रही है और रीजन्स पूछे जाते हैं, वॉर रिलेटेड रीजन्स। तो एक क्वेश्चन जो 2020-21 में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो नारगोनो काराबाख रीजन वॉज ए रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज? नारगोनो काराबाख क्षेत्र किन दो देशों के बीच संघर्ष का कारण था? तो कौन कौन से दो देश थे जिनके बीच में लड़ाई हुई थी नारगोनो काराबाख? ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुई थी लड़ाई, आर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच में हुई थी, अजरबैजान और जॉर्जिया के बीच में हुई थी, या फिर जॉर्जिया और रशिया के बीच में हुई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन बहुत ही क्लोज रहेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो ये सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इनके बीच में आपको चूज करना है। तो अगर आपको पता है तो ही आप इसे करिएगा, जैसे कि मैंने कहा। तो इसका आंसर है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था ये। और इसके अंदर जो नारगोनो काराबाख रीजन है, जिसके ऊपर पहले आर्मेनिया का कंट्रोल था, युद्ध के बाद उसके ऊपर अजरबैजान का कंट्रोल हो गया था। ठीक है, तो ये रीजन आप देख सकते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में था। जो अजरबैजान है वो कैस्पियन सी पे स्थित एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, जो कि सोवियत संघ जब टूटा था 1991 में, तब ये देश बना था। और आर्मेनिया भी ऐसे ही सोवियत संघ का एक पार्ट था 1991 से पहले। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स, बॉस्फोरस जलडम मध्य जोड़ता है किन किन दो सीज को जोड़ता है ये? ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इसके ऑप्शन देखिए आप। रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, लाल सागर और भूमध्य सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, काला सागर और कैस्पियन सागर, मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, और अंत में डी ऑप्शन है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी,
काला सागर और भूमध्य सागर। तो ऑप्शन आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेंगे आपको। अगर आपको आंसर पता है तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, तुक्का मारेंगे तो इसमें गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, तो ये युद्ध क्षेत्र से रिलेटेड है, क्योंकि अभी वहां पे युद्ध चल रहा है। तो इसका आंसर मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, जो हमने डिस्कशन वाली देखी थी। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि इस्तानबुल में है, तुर्की के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस करा था कि कैसे ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे ये कनेक्ट करता है। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो भूमध्य सागर और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट का आंसर आपका हो गया डी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें से कुछ ऑपरेशंस के नाम है और कंट्री से रिलेटेड है जहां पे इवैक्यूएशन कराई गई भारत द्वारा। तो उन ऑपरेशन के नाम और कंट्री कौन कौन सी करेक्टली मैच्ड है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा और यूक्रेन, ऑपरेशन राहत और यमन, ऑपरेशन मैत्री और नेपाल अर्थक्वेक, और अंत में ऑपरेशन सुकून एंड सीरिया। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दे देंगे 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, या फिर ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो पहला तो अभी आपको रिसेंटली न्यूज में ऑपरेशन गंगा, इवैक्यूएशन कर रहे हैं हम लोगों की, इंडियंस की, जो कि इंडियन नागरिक हैं वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए, तो ये तो सही है ही। ऑपरेशन राहत यमन से 2015, ये मैंने आपको बताया था, ये भी सही है। ऑपरेशन मैत्री नेपाल अर्थक्वेक 2015 से ही था, ये भी सही है। ऑपरेशन सुकून एंड सीरिया ये गलत है, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सुकून जो था वो रिलेटेड था बेरूत एयरलिफ्ट यानी कि लेबनान से, तो इसके सीरिया की जगह लेबनान होना चाहिए था इसके अंदर। तो फोर्थ वाला जो है हमारा गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, 1, 2 and 3 आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो ये हमने देखा था, ये पूरे टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमने सारे मिशंस के बारे में डिस्कस करा था ऑपरेशन गंगा के साथ साथ, तो हिंदी वाले वीडियो में भी करा था, तो आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्विफ्ट इन इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंड्स फॉर, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में स्विफ्ट का अर्थ क्या है? तो स्विफ्ट अभी न्यूज में था, सैंक्शन लगाया गया था रूस के ऊपर कि वो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किए जाते हैं उसके बैंक को। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है इसमें, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बारी पूछा गया, मैंने वीडियो के टाइम भी आपको बताया था। तो इसके ऑप्शन देखिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत ही क्लोज ऑप्शंस, अगेन ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, 100% गारंटी बता रहा हूँ मैं आपको, इतने क्लोज ऑप्शंस ही आपको वहाँ पेपर में मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको आता भी होगा ना तो कई बार चांसेस होता है कि ये आप कंफ्यूज होकर गलत मार्क कर दें, तो ये बहुत ध्यान रखना, ये पूरा वर्ड प्ले है। इसका आंसर है ए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मैंने आपको तब भी बताया था कि टेलीकम्युनिकेशन आपको याद रखना है और इंटरबैंक याद रखना है, यही दो कीवर्ड्स हैं स्विफ्ट के अंदर। तो ये हमने पूरा डिस्कस करा था, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ डिटेल में। अगर आप इनमें से कुछ जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेटो इज करेक्ट? नाटो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 आपसे स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी गलत है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये कहती है, नेटो वॉज एस्टैब्लिश इन 1945 आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि नेटो की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद हुई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है, देखते हैं हम आगे, मैं आपको बताऊंगा। नेटो इज अ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल अलायंस, नेटो एक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन है। तीसरा क्या है, नेटो एट इट्स फॉर्मेशन है 12 मेंबर्स एंड नाउ हैज 30 मेंबर्स, नेटो के गठन के समय 12 सदस्य राष्ट्र थे और अब इसमें 30 सदस्य राष्ट्र हैं। और आखिरी स्टेटमेंट, ये मैंने आपको वीडियो के टाइम पे नहीं बताई थी, अब आपको नई एक चीज बता दूंगा, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट है, जो ऑप्शन 4 है। अंडर आर्टिकल 5F नेटो चार्टर, नेटो कैन डिक्लेयर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एनी नेशन विच अटैक्स एनी नेटो कंट्री। नेटो चार्टर के अनुच्छेद 5 के तहत नेटो किसी भी राष्ट्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर सकता है जो किसी भी नाटो देशों पर हमला करे।
तो इस वजह से ये ऑप्शन आपको याद रखना है, आर्टिकल 5 में दे रखा है कि नेटो के जो चार्टर है उसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया करेक्ट है। जो थर्ड है वो भी करेक्ट है, ठीक है। आपको बताना है क्या कि कौन कौन सी गलत है। तो पहली वाली गलत है क्योंकि नेटो की स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में, तो ये 1945 दिया है, तो ये तो गलत है। नेटो इज अ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल अलायंस, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गठबंधन तो नहीं है, ये क्या है, सैन्य गठबंधन है, यानी कि मिलिट्री अलायंस है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 1 और 2 जो हैं वो गलत है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो नेटो के बारे में हमने जाना था, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने इसमें शेयर कर दी, दोनों वीडियोस में देखा था हमने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। तो ये क्या कहता है, Who were the presidents of USA and Soviet Union at the time of Cuban Missile Crisis? क्यूबन मिसाइल संकट 1962 के समय क्रमशः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? उनके राष्ट्रपतियों के नाम बताने दोनों के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है जॉन एफ कैनेडी एंड निकिता खुरुशेव, ठीक है, ड्वाइट आइजनहावर एंड लियोनार्ड ब्रेजनेव, रिचर्ड निक्सन एंड मिखाइल गॉर्बेचोव, एंड लास्टली रोनाल्ड रीगन एंड कॉन्स्टेंटिन शर्नेंको। तो आपने इसमें गॉर्बेचोव और रिचर्ड निक्सन का नाम बहुत सुना होगा, तो जनरली आप वो मार्क कर सकते हैं। ऐसा टेम्पटिंग ऑप्शन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, लेकिन यह ऑप्शन गलत है। सही आंसर क्या है, जॉन एफ कैनेडी एंड निकिता खुरुशेव। तो ये थे उस समय प्रेसिडेंट जिन्होंने ये सुलझाया था जो संकट आ गया था, जब वर्ल्ड जो थी न्यूक्लियर वॉर की कगार पे आ गई थी 1962 के अंदर। तो ये पूरी डिटेल्स हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, ये हमने देखी थी, इसमें मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट कौन कौन थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बाल्टिक कंट्रीज इज करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल? निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक देश अपनी अपनी राजधानी से सही सुमेलित है, जो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो देख लेते हैं, बाल्टिक नेशन मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट है, और कौन से बताए थे, नॉर्डिक नेशंस, दोनों की आपको कैपिटल्स मैंने मैच करके बताई थी। तो पहला देख लेते हैं, क्या एस्टोनिया की टैलिनिन, लैटविया की रीगा, लिथुएनिया की विल्नियस, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच। सारी की सारी जो बाल्टिक कैपिटल्स हैं मैंने जो आपको बताई हैं वो बिल्कुल सही सही इसमें मैच हैं, ठीक है। तो ये हमने देखी थी सारी बाल्टिक, ये 3 कंट्रीज हैं, बाल्टिक सी के अराउंड है, इसलिए इनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। ये सारी की सारी भी सोवियत संघ का पार्ट थी 1991 से पहले। तो लिथुएनिया, लैटविया, एस्टोनिया, इनकी कैपिटल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ओलाफ शॉल्स हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ विच कंट्री? ओलाफ शॉल्स हाल ही में किस देश के राज्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन क्या क्या हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, या फिर पोलैंड? तो इसका सही आंसर क्या है, जर्मनी। तो ओलाफ शोल्स जो हैं वो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं दिसंबर 2021 में। अंजेला मर्कल जो उनकी चांसलर थी बहुत देर तक, वो अब हट गई हैं, रिटायर हो गई हैं। बहुत सालों तक उन्होंने जर्मनी को लीड किया था। अब जो है ओलाफ शोल्स जो हैं वो बन गए हैं चांसलर जर्मनी के। तो ये हमने हेड ऑफ स्टेट्स देखे थे सारे सारे जो युद्ध में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें से मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपियन यूनियन के, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओलाफ शोल्स रिसेंटली बने, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे। तो ये हिंदी वाली वीडियो में भी हमने ऐसे देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूएनएससी एंड यूएनजीए? यूएनएससी और यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला क्या है, यूएनजीए हैज 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 टेम्परेरी मेंबर्स। फिर है हेडक्वार्टर ऑफ यूएनजीए एंड यूएनएससी इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। यूएनजीए के प्रेसिडेंट फॉर 76 सेशन इज अब्दुल्ला शाहिद। 76वें सत्र के लिए यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं। और आखिरी है प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज एंटोनियो गुटेरेस। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर है ए। यूएनजीए में 5 मेंबर्स और परमानेंट और 10 टेम्परेरी मेंबर्स नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो
ये वर्ड प्ले मैंने जैसे कि कहा बहुत माइनर से चेंजेस करके आपको ऑप्शन में देंगे। उस समय प्रेशर होता है आपका एग्जाम टाइम का, तो आप उसमें गलत मार्क कर सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ये 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके अंदर सारी की सारी कंट्रीज मेंबर है। 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं एज ऑन डेट। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो इसमें सिर्फ प्रेशर का खेल है, उस समय टाइम नहीं होगा आपके पास, जल्दी जल्दी में आप गलत मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे हमने देखे थे। अब्दुल्ला शाहिद जी मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मॉरिशियस के हैं, जो प्रेजेंट अभी एज ऑन डेट 76 जनरल असेंबली जो है उनकी यूएनजी की, उसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये हमने सारा देखा था हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैस्टरिच ट्रीटी इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। मैस्टरिच संधि किस संगठन के गठन से संबंधित है। ठीक है, इसके ऑप्शन है ब्रिक्स, एससीओ शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ या फिर नाटो। तो ये बहुत आसान है, बहुत बारी पूछा भी गया क्वेश्चन, ये इसलिए मैंने डाला है, आपको बताया भी था वीडियो के टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये हमने जाना ही था मैस्टरिच ट्रीटी के बारे में। इसके अंदर सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं। अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। उनमें से आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं आज का, बाय विच अदर नेम और नेम्स इज वैक्यूम बॉम्ब नोन एज। वैक्यूम बम किस अन्य नाम या नामों से जाना जाता है। तो वैक्यूम बम अभी न्यूज में था कि फोड़ा गया है रशिया द्वारा यूक्रेन में, जिसका कि यूज प्रोहिबिटेड है एज पर जिनीवा कन्वेंशन। तो रशिया ने मना किया था, हमने नहीं फोड़ा था, लेकिन यूक्रेन क्लेम कर रहा है इन्होंने ये बर्स्ट किया था या एक्सप्लोजिव यूज किया गया था। तो इसके अन्य नाम क्या है वैक्यूम बम के। तो इसका ऑप्शन है थर्मोबारिक वेपन, एरोसोल बॉम्ब, फ्यूर एयर एक्सप्लोसिव या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी तीनों जो दिए, थर्मोबारिक वेपन, एरोसोल बॉम्ब, फ्यूर एयर एक्सप्लोसिव, ये वैक्यूम बॉम्ब के अन्य नाम है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी पूरी वर्किंग को जानना चाहते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा जो हमने डिस्कशन करी थी यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर। 2 वीडियोस हैं, दोनों हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं कि उनके टॉपिक्स को डिटेल में समझना है आपको, तो उन वीडियो से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ तक देखा ही है और आप नए हैं चैनल पे, तो इसका मतलब अब आपको पसंद आया है कंटेंट। तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।